गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज आपके पहले लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए कुछ बेसिक्स बनाने का काम करेंगे। ठीक है। मेरा तरीका है उसमें मैं फंडामेंटल तरीके से मैं देखना चाहता हूँ, मतलब कि हमारा पर्पस ये रहेगा कि हम चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में से डायरेक्टली पढ़े। इसलिए जो हमारा कोर्स का टाइटल है वो भी इट इज इन दी इनसाइट्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। मतलब हमें पहले इंडियन पॉलिटी को समझने से पहले हमें देखना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली हमें कहता क्या है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हर एक सेशन के लिए एक एक वर्ड फाइल भी बनाते जाएंगे, और वो मैं आपको पीडीएफ बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। ताकि हम जो बातें डिस्कस कर रहे हैं, आपकी ये नोट्स मेरे हैंडराइटिंग में भी अवेलेबल रहे। ऑफकोर्स आपको भी जैसे मैंने बताया है कि आपको भी खुद के लिए नोट्स एक रेडी करनी है। ठीक है। चलो, तो विद दैट प्रिफेस हम कुछ पहले क्या करते हैं कि हमें देखो पढ़ना क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चीज पढ़नी है तो आपको कुछ डिक्शनरी चाहिए, ठीक है, कुछ डायरेक्टरी चाहिए, मतलब उसके बगैर आपका अंडरस्टैंडिंग अधूरा रहेगा। सो हमें समझना है ये चीज, मतलब वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसकी ये कॉपी मेरे पास है, चेक वेदर द न्यू कॉपी इज अवेलेबल एंड आई विल अपलोड इट इन द चैनल। तो आपके लिए चैनल पे अवेलेबल रहेगी कॉपी भी, और आप वहां से भी वो कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट की वेबसाइट पर से भी मिल जाएगा। सी, कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है। तो उसके लिए आएगी, जैसे कि सिटीजनशिप आएगी, तो चीजें है क्या, वो कैसे अरेंज है, वो क्यों ऐसे अरेंज है जैसी दिखती है। ठीक है। और फिर हम आर्टिकल बाय आर्टिकल, एक्ट बाय एक्ट, आर्टिकल बाय आर्टिकल जाएंगे। ठीक है। अनलाइक दी टॉपिक्स, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं लक्ष्मीकांत की भी हेल्प लूंगा, जब मैं जरूरत पड़ेगी तो सुभाष कश्यप की भी हेल्प लूंगा, बट हम एक लॉजिकल सीक्वेंस से जाएंगे। आवाज का इश्यू आ रहा है, आई थिंक। इज दी वॉइस ओके नाउ? ओके, आई डोंट थिंक देयर इज वॉइस इश्यू। ओके, राइट, फाइन। तो कट हो, just a second, let me log out and log in again. हेलो। अब आवाज ठीक आ रही है? इज वॉइस ओके नाउ? ओके, फाइन। ये सो ठीक है, आप बताते जाइए। इफ देयर इज एनी क्वेरी एज सच तो हम उसे रेक्टिफाई करते जाएंगे। चलो, तो देखिए, हमें क्या करना है, आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ना है, क्लॉज बाय क्लॉज जाना है, और उसके सब क्लॉज समझने, वहां से हम रेफरेंस पे जाएंगे, केसेस पे जाएंगे। बट उसके लिए हमें पहले कुछ कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। तो हम आज क्या चालू करते हैं, मे बी आज का दिन या मे बी कल भी चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं। ठीक है। हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करेंगे कि जो हमें समझने के लिए चाहिए। ठीक है। पहला सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं नेशन वर्सेस स्टेट। ठीक है। ये दो वर्ड आपने सुने होंगे। ठीक है। इसके दो तीन कंटेक्स्ट होते हैं, एक होता है नेशन, एक होता है स्टेट। ठीक है। अगेन, इसके दो मीनिंग आप जान सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक तो होता है यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। मतलब इट कुड बी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जैसे कि हम यूनियन को कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। हाउएवर उस पर डिबेट्स इश्यूज है कि उसे सेंट्रल बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, एंड लाइकवाइज। बट अदरवाइज दो तरीके हैं। एक तो हमारा ये अंडरस्टैंडिंग हुआ कि भाई यूनियन लेवल पे कुछ होता है, और दूसरा होता है राज्य के लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो वो प्रोविंस की तरह से बताते हैं। बट इन द पॉलिटिकल साइंस, इन द पॉलिटिकल डोमेन, उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है। सी, नेशन और स्टेट यहां पे इन अ पॉलिटिकल सेंस इज वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है। नेशन क्या होता है कि जब भी लोगों को लगने लगे ना कि हमारे अंदर कुछ एकता है, ठीक है, हमारे अंदर कुछ यूनिटी है, ठीक है, हम सब में कुछ कॉमन है, ठीक है, हम सब एक है, ठीक है, जब हम वो एक वाली फीलिंग जनरेट करें ना, तो हम उसे कहते हैं नेशन। और उसके बाद उससे बनता है नेशनलिज्म। हाँ, नेशनलिज्म अगेन आगे जाके हम ये वर्ड भी समझेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, बट फॉर द टाइम बिंग आप समझिए कि नेशन क्या होता है कि जब लोगों को लगने लगे कि उन सब में कुछ समानताएं हैं,
ठीक है, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक वो देश बना नहीं है, ठीक है। दिस दिस नेशन इज नॉट देश वाला नेशन, दिस इज लाइक अ कॉमन आइडेंटिटी। हमारे अंदर कुछ चीजें कॉमन हुई है और उसकी वजह से हम कहते हैं कि हम एक नेशन को बिलोंग करते हैं। मतलब इट इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। नेशन इज अ स्टेट ऑफ बिलोंगिंगनेस, whereas on the state is something which is having a political identity, ठीक है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हर एक अब जब हम इंटरनेशनल एरिना में बात करेंगे ना, तो इंडिया इज अ स्टेट, और ज्यादा बोलते हैं इंडिया इज अ नेशन स्टेट, ठीक है। तो हम ये नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। स्टेट जब बोला जाए ना, तो ये राज्य के तरीके से हम नहीं बोलेंगे, अनलेस एंड अदरवाइज मैं बोलूं कि इसका मतलब राज्य वाला है, ठीक है। तब तक हम जब स्टेट बोलेंगे ना, मतलब स्टेट शुड नॉट डू इट और स्टेट शुड डू इट। स्टेट मतलब हो गई एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी, एक पॉलिटिकल एंटिटी कि जिसके पास कुछ कंडीशंस है, ठीक है। तो हमें पहले समझना है कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं हमारे स्टेट का कॉन्स्टिट्यूट, मतलब इंडिया इज ए नेशन स्टेट का कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। तो आप समझिए कि पहले हमें समझना है स्टेट, तो सेकंड कीवर्ड आता है हमारा स्टेट क्या होता है, ठीक है। चलो, स्टेट के लिए चार चीजें चाहिए, अगर चार प्री रिक्विजिट कंडीशन है तभी हम बोलेंगे कि एक नेशन स्टेट जैसी कुछ चीज भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलिए पहले समझिए, फॉर एग्जांपल मेरा थोड़ा सा रफ स्केच है भीमबेटका स्टाइल का, तो विल एक्सेप्ट विद दैट। तो ठीक है, ये हमारा कंट्री है, ठीक है। सो मतलब थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाता है, वो आप संभाल लेना, ठीक है। सो से सपोज दिस इज अवर नेशन, ठीक है, जिसको हम इंडिया बोलते हैं। सी कोई भी कंट्री को स्टेट बोलने के लिए, जैसे कि मैंने बोला, चार कंडीशन चाहिए, ठीक है। पहली प्री कंडीशन है कि उसकी जो बाउंड्री दिख रही है, मतलब एक टेरिटरी डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। टेरिटरी मतलब इलाका, ठीक है। जैसे कि शेर का इलाका होता है, वैसे ही स्टेट के लिए एक जियोग्राफिकल टेरिटरी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो आप समझिए कि हम यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे पास एक टेरिटरी नहीं थी खुद की, पर फिर भी लोगों में एक एकता वाली फीलिंग थी। सो इंडिया में नेशन वाली चीज तो थी, बट बट वो एक स्टेट नहीं था। इंडिया तब नेशन था, बट स्टेट नहीं था, ठीक है। तो पहले आप समझिए कि एक होता है टेरिटरी, ठीक है, एक होता है टेरिटरी, और वो चीजें अगर पहले है तो ही चीजें काम बनेगा, ठीक है। ये चारों चीज समझिए, उसके हिसाब से हम डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को यहां से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर कोई टेरिटरी है तो उसके अंदर रहने वाले लोग होंगे, ठीक है, समझ रहे। मतलब यहाँ पे गुजरात में कोई रहता होगा, जेएनके में कोई रहता होगा, नॉर्थ ईस्ट में कोई रहता होगा, केरला में कोई रहता होगा, ठीक है। ये मेरी भीमबेटका स्टाइल की पेंटिंग है, जिसको पता है उसको पता है कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। एनीवे, सो द थिंग इज कि एक तो हो गया टेरिटरी, फिर टेरिटरी में रहने वाले लोग, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, सिटीजन, ठीक है। एक हो गई टेरिटरी, दूसरा हो गया टेरिटरी में रहने वाले लोग, तीसरा हो गया कि ये लोगों को चलाने के लिए कोई सिस्टम चाहिए, मतलब इनकी लाइफ कैसे जिएगी, ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या उगाएंगे, कैसे खुद को गवर्न करेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए, मतलब उसके लिए ठीक है हम बनाएंगे। बट ये लोग है ना, फॉर एग्जाम्पल नेशन था इंडिया, ठीक है, इंडिया एक नेशन था, फिर उसके अंदर बाउंड्री टेरिटरी हो गई, फिर उसके अंदर लोग रहने लगे तो टेरिटरी में, ठीक है, ये लोग आ गए। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं सॉवरेनिटी। तो ये जो सिटीजन है ना, उसको उसके ऊपर उनके पास कुछ सॉवरेनिटी चाहिए। सॉवरेनिटी मतलब सार्वभौम, ठीक है, सार्वभौम मतलब उनके पास खुद अधिकार होना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं कि उसके साथ क्या हो, ठीक है। मतलब अगर गुजरात का बंदा है तो वो चाहना चाहिए कि हमारे साथ ऐसे हो, केरला का बंदा है तो वो जानना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं कि कौन सी ट्रीटमेंट मेरे साथ हो पाए, ठीक है, आप समझ रहे हो। मतलब सॉवरेनिटी का मतलब ये हुआ कि हम, मतलब जो लोग हैं, जो हमारे सिटीजन है, उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए। जब हम आगे जाके समझेंगे कि सॉवरेनिटी के दो मतलब होते हैं, एक होती है इंटरनल सॉवरेनिटी और एक होता है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। जब हम प्रियम्बल में जाएंगे, ठीक है,
तो प्रिएम्बल में जाते टाइम हम ये चीजों को वापस रिकनेक्ट करेंगे। बट अभी के लिए मान लीजिए कि जब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली फ्रीली डिसाइड करते हो कि आपके साथ क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा, एवरीथिंग व्हेन इट इज डिसाइडेड बाय आवर ओन, तो हम बोल सकते हैं कि वी हैव सोवरेनिटी। ठीक है, तो पहले क्या हो गया, एक तो हो गया टेरिटरी, दूसरा हो गया सिटीजन, तीसरा हो गया सोवरेनिटी। और अगर सोवरेनिटी है तो ये लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम हमारे लिए कैसी गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, तो दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट। समझ रहे हो? तो मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जब ये चार चीजें मिलती है ना, तब जाके एक स्टेट का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे ही मतलब सी फॉर एग्जांपल इंडिया कब कब स्टेट था, चलो ब्रिटिशर के टाइम जाते हैं। एक टेरिटरी थी, हाँ चलो मान सकते हैं कि हाँ भाई लोगों को था कि यहाँ पे सिंधु नदी के इस तरफ तक का जो इलाका है, मतलब तब इंडिया पाकिस्तान एक हुआ करता था, तो मे बी सिंध प्रांत तक या वहां पे बलूचिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस तक हमारा टेरिटरी माना जाता था। तो तब लोगों के पास टेरिटरी थी, मतलब इंडिया, सो कॉल्ड इंडिया के पास टेरिटरी थी, यस। तब क्या वहां पे लोग रहते थे? यस, सिटीजन भी थे। बट क्या इंडिया के लोगों पास सॉवरेनिटी थी? नो, देयर वाज ब्रिटिश रूलर्स। ठीक है, सो आप समझिए कि जस्ट टेरिटरी हो जाने से या जस्ट सिटीजन हो जाने से कोई कोई जगह को हम स्टेट नहीं बोल देंगे। अगर कोई चीज को स्टेट बोलना भी है तो टेरिटरी भी होनी चाहिए, टेरिटरी में लोग भी रहने चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि भाई आपने एक टेरिटरी ले ली बट वहां पे कोई रहता ही नहीं है। तो अगर कोई रहता नहीं है तो वहां पे गवर्नेंस सिस्टम, सिटीजन, कोई चीजें मायने नहीं रखती। ठीक है, सो टेरिटरी, टेरिटरी में रहने वाले लोग, लोगों के पास सफिशिएंट फ्रीडम, देयर ओन इंडिपेंडेंस, देयर ओन सॉवरेनिटी, वो खुद डिसाइड करना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो या ना हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब वो खुद खुद किसी के प्रेशर बगैर खुद अपने लिए कोई सरकार चुन पाए, खुद आपके लिए मैकेनिज्म बना पाए कि हमें कैसे गवर्न होना है, जब ये चार चीजें मिलाएंगे तो अब हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट है। ठीक है, सो जैसे ही ये चार चीजें इकट्ठा हो जाती है ना, तो हम बोलेंगे कि नाउ देयर एग्जिस्ट अ नेशन स्टेट। ठीक है, नेशन स्टेट की इसे थियरी बोलते हैं। पॉलिटिकल में सबसे बेसिक में बेसिक थियरी इसी को माना जाता है। अभी हम यहां से डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से इसका रेफरेंस देख ले, मजा आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और अभी आप देखिए हमने चार चीजों को समझा, राइट। अभी आप समझते जाइए, देखिए ये इंडेक्स में आते हैं, कंटेंट्स में आते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट्स, ये देखिए पहला पार्ट क्या बता रहा है, पार्ट वन टॉक्स अबाउट व्हाट, टेरिटरी। ठीक है, समझे आप? सो टेरिटरी इज व्हाट, टेरिटरी इज पार्ट वन, समझे आप? ये हमारा हो गया टेरिटरी विच विल बी पार्ट वन। ठीक है, चलिए थोड़ा और देखते हैं। ओके, मतलब जो भी पहले एक से चार आर्टिकल हो गए, वो क्या बता रहे हैं कि इंडिया की टेरिटरी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम उसके आगे का पार्ट टू देखें तो क्या है, सिटीजनशिप। वापस आते हैं, ओके हमने ये भी बोला था कि जैसे ही सेकेंड चीज आती है, सो दैट इज नथिंग बट दी सिटीजनशिप। सो यहाँ पे आ गया कि पार्ट टू मतलब लोगों के बारे में बात करेगा, सो दिस विल बी पार्ट टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चीजें आप जैसे ही थीमेटिकली समझेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये सभी चीजें कनेक्टेड है। ठीक है, और तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सफिशिएंट बनता है। तो ये देखिए आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11, अगेन हम वो क्लॉज बाय क्लॉज देखेंगे तो हमें वहां पे बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। पर आप समझ लें कि पार्ट वन हो गया, ये पार्ट टू हो गया, सिटीजनशिप के बारे में देख लिया। ठीक है, पार्ट थ्री जो है वो फंडामेंटल राइट की बात करता है। फंडामेंटल राइट एसेंशियली क्या करते हैं, हमें फ्रीडम देते हैं, अलग अलग 6 टाइप के फ्रीडम्स। ठीक है, अलग अलग 6 टाइप के राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब और दूसरी तरीके से चीजें, दिस इज अदर द एक्सेप्शंस, तो इसको हम नहीं गिनते। एंड दिस इज अनदर ब्रॉडर कैटेगरी व्हिच इज सेइंग राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब अगर कुछ भी गलत हो जाए तो हम कहाँ पे जाएंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे, हमारे पास सॉल्यूशन है या नहीं है, कुछ है भी या नहीं। मेरे फॉर एग्जांपल आई माइट टेल यू कि आपको जो चाहिए वो मांग लो, आपकी हर एक चीज ग्रांट हो जाएगी, और आपने बोला अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कोई सॉल्यूशन ही नहीं बताता। तो वैसे राइट का मतलब ही क्या हुआ कि जिसके लिए हमें कोई रिजोल्यूशन ही ना मिले,
ठीक है। तो देखिए ये सभी चीजें, फिर एक कंपोनेंट आता है पार्ट 4 में जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट को डायरेक्शन देते हैं कि स्टेट को कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है। ठीक है। और फिर आती है फंडामेंटल ड्यूटीज, समझ रहे हो? फंडामेंटल ड्यूटीज इज ऑफ सिटीजन्स, कि उनको बताया जाता है कि भाई आपसे ये एक्सपेक्टेड है, जिसमें एक ही आर्टिकल मिलता है और वो ये बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। तो आप समझिए मोटा मोटा सा कि अगर हम सॉवरेनिटी की बात करें, सॉवरेनिटी की बात करें, तो सॉवरेनिटी में क्या चाहिए? सार्वभौम चाहिए। सार्वभौम कैसे डिसाइड होता है? देखिए, एक होता है पार्ट 3, लोगों को सार्वभौम दे दिया, लोगों को कैसे रहना है, कितना इंडिपेंडेंस देना है, मतलब फंडामेंटल राइट्स दे दिए। पार्ट 4, अभी सार्वभौम में सिर्फ लोगों को राइट्स दे दिए, बट अगर स्टेट को कंट्रोल नहीं किया तो स्टेट भी प्रॉब्लम हो सकता है। हमने देखा है कि जब स्टेट पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है तो स्टेट पागल हो जाता है। एनी हाउ कैसे तैसे टेढ़े मेढ़े रूल बनते हैं, तो इवन दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉज ऑफ कंसर्न। और फिर लोगों को राइट्स दिए, ठीक है, तो अभी लोगों को आपको कुछ काम भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, उनके पास से एक्सपेक्टेशन भी होनी चाहिए। तो हमने एक मतलब लेटर ऑन 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जो चीज आई उसको बोलते हैं दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। सो ये चीजें क्या है? ये तीनों चीजें मिलके डिसाइड करती है कि हमारे देश में सॉवरेनिटी है या नहीं है, सॉवरेनिटी की इंटेंसिटी कितनी रहेगी, और अगर अच्छी रहेगी बुरी रहेगी, कहाँ तक रहेगी क्या नहीं रहेगी, वो चीजें हमें यहाँ से मिल जाती है। तो ये देखिए, जो हमारा पार्ट 3, 4 एंड 4A है वो हमें हमारा थर्ड कंपोनेंट देता है। और बाकी का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आप देखिए, जस्ट अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन को जस्ट देख रहे हैं, तो आप देखिए कि फॉर एग्जांपल यूनियन, तो यूनियन कैसे चलेगा, उसमें एग्जीक्यूटिव क्या होगा, फिर उसके बाद पार्लियामेंट कैसे चलेगा। ठीक है, मतलब यूनियन का पूरा गवर्नेंस मैकेनिज्म, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या रहेंगे प्रेसिडेंट्स के, देन यूनियन जुडिशियरी कैसी रहेगी। ठीक है, सीएजी ऑफिस के बारे में एक चैप्टर है। बट अल्टीमेटली आप समझिए कि पार्ट 5 अगर यूनियन के बारे में बात करता है, तो पार्ट 6 जो है वो स्टेट के बारे में बात करता है। मतलब जो प्रोविजंस ऊपर यूनियन के बारे में थे वो सभी प्रोविजंस स्टेट के बारे में आपको मिलेंगे। ठीक है। देन ये जो था पार्ट 7 वो अभी ऑमिट हो चुका है। ठीक है, तो वो अभी कोई मायने नहीं रखता। पार्ट 8 जो है वो यूटी के बारे में बात करता है। पार्ट 9 एंड 9A पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात करता है। मतलब ये चीजें हमें पता है कि यहाँ से हमारा गवर्नेंस ऑफ अ लोकल बॉडीज, यहाँ पे कोऑपरेटिव्स 97 अमेंडमेंट एक्ट से ये आया था। देन ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करें कि उनको कैसे चलाना है उसको नहीं चलाना है। देन सेंटर और स्टेट के बीच में अलग अलग टाइप के रिलेशंस, मतलब लेजिस्लेटिव रिलेशंस क्या रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या रहेंगे, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टीज, सूट्स, उसके बारे में क्या रहेगा। ठीक है। देन अभी हम आते हैं पार्ट 13 पे, मतलब ट्रेड और कॉमर्स इंटरकोर्स चीजें कैसे रहेगी, क्या करती रहेगी, कौन कौन सी सर्विसेज कहाँ पे आएगी। ठीक है। देन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में एक पूरा चैप्टर है। देन अगर आप देखें तो ट्रिब्यूनल्स के बारे में है। पार्ट 15 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई दोनों स्टेट पे, दोनों जगह पे लोगों को इलेक्ट कैसे करना है, कि लोग अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे ला पाए। ठीक है, मैं अभी इसीलिए पढ़ रहा हूं, आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं, कितनी डिटेल में आप देखिए, बहुत बहुत ब्यूटीफुली चीजों को डिफाइन किया गया है। अनलेस आप वो ब्यूटी को नहीं समझेंगे ना, तब तक आपके दिमाग में वो डर रहेगा कि नहीं यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें तो बहुत सारी चीजें आएगी। कुछ नहीं है, बहुत मजा करने वाली चीजें है। अब देखिए फिर क्या आता है कि भाई कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, कुछ क्लासेस के लोग हैं, SC ST, एंग्लो इंडियन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और उनके बारे में हमें क्या करना है। ठीक है। देन आती है लैंग्वेजेस के बारे में, रीजनल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, उसके बारे में। फिर आता है मोस्ट पावरफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है। देन आते हैं मिसलिनियस पार्ट्स। देन आता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन आता है टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है। फिर आते हैं अल्टीमेटली हमारा लास्ट पार्ट, जहाँ पे हम कब से क्या होगा, मतलब हमारा कमेंसमेंट के बारे में लास्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट 22। सो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक रिव्यू ले लिया। मतलब हम देखें मोटा मोटा तरीके से, सो बाकी के जो भी पार्ट है लेटर ऑन फ्रॉम पार्ट 5। ठीक है,
पार्ट 7 से लेकर पार्ट 22 तक, ठीक है, जो भी पार्ट्स है वो हमें क्या बताते हैं कि हमारे देश का गवर्नेंस कैसा रहेगा और उसके अलग अलग एलिमेंट्स कैसे रहेंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि चीजें कितनी ब्यूटीफुली कनेक्टेड है। इसीलिए मैंने आपको ये पहला कॉन्सेप्ट क्यों समझा है, क्योंकि अगर आपको ये चीजें अभी पता नहीं चलती ना, तो आगे जाके क्या होगा कि आपका एक अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं बनेगा। और जब तक हमारा एक बेस रेडी नहीं होता, तब तक चांसेस क्या है कि हम चीजों को मिस इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, तो अब जब भी आप पॉलिटी में सुनो कि स्टेट शेल डू इट और स्टेट शेल नॉट डू इट, ठीक है, ठीक है, अभी दूसरे कुछ दो तीन और छोटे से कीवर्ड में समझा देता हूं, फिर हम कल मेजोरिटी को समझेंगे, दो तीन चार और कॉन्सेप्ट है वो भी समझेंगे, और फिर हमारे क्लॉज बाय क्लॉज हम पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले हमारा, जैसे कि मैंने बोला था, आपको बहुत सारी कुछ चीजों को फंडामेंटली समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे हमें नॉर्मल इंग्लिश में पता होता है कि एक शैल होता है और एक विल होता है। ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश क्या होता है, आई शैल, ठीक है, फ्यूचर टेंस में, बराबर, प्लूरल में वी शैल, देन ही शी यू शैल, यू विल, एंड ही शी इट विल, एंड दे विल। ठीक है, जनरल इंग्लिश पार्लेंस में हमारा उसका मतलब ये होता है कि भविष्य काल के लिए हमें ये बताते हैं कि ये चीजों को ऐसे मानना है। बट जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम यूज करेंगे वर्ड शेल, इसका मतलब होता है इट्स अ कंपल्शन। ठीक है, अभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें वो करना ही करना है। अगर नहीं किया तो जेन्युइनली प्रॉब्लम है, बराबर। मतलब जैसे ही बोला जाए कि द स्टेट शेल और सिटीजन शेल नॉट, मतलब हमें ये करना है या नहीं ही करना है। शेल का मतलब होता है कंपल्सरी, मैंडेटरी, बाइंडिंग, और यहाँ पे वो हमारा नॉर्मल वाला शेल विल वाला मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, एक ये तरीके से कुछ आर्टिकल्स हमें दिखेंगे, हम जब जब ये लैंग्वेज आएगी तो देखते जाएंगे। देन कई बार आएगा मे प्रोवाइड। ठीक है, ये नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स है, पर उसके कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में कुछ अलग ही मीनिंग निकलता है। तो इसीलिए मैं ये कुछ छोटे छोटे से वर्ड्स अभी क्लियर कर देता हूं, जब वो आएगा तो भी मैं आपको बताऊंगा कि देखिए मैंने बताया था कि ये चीजें एग्जैक्टली ऐसे काम करेगी। ठीक है, तो ये देखिए, जब मैं पार्लियामेंट में बाई लॉ, जब आई मे, तो उसका मतलब क्या हुआ, इट्स एन ऑप्शनल थिंग। ठीक है, जब मैं बोलूं पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड, मतलब पार्लियामेंट के पास एक चॉइस है कि वो चाहे तो कुछ करे, वो ना चाहे तो ना करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक 307 में एक इंटर स्टेट ट्रेड कमीशन की बात है। ठीक है, एक ट्रेड कमीशन बनाया जाए ताकि वो पूरे देश में एक चीजों के बारे में काम करे, बट वैसा कमीशन हमने अब तक बनाया नहीं है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जब हमें ऑप्शन मिलता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड जब करके, जब वो जो लैंग्वेज लिखी हुई आती है, तो उसका सिंपल सा सादा सा मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पार्लियामेंट में बाय प्रोवाइड और में बाय नॉट प्रोवाइड, बराबर। फिर दूसरे दो तीन चीजें आते हैं जिसको हम बाद में समझेंगे। एसेंशियली एक होता है यूनियन। ठीक है, चलो दो वर्ड को मैं आज ही क्लियर कर देता हूं ताकि ये आगे जाके प्रॉब्लम ना करे। दूसरा एक वर्ड है सेंटर। सी, दोनों चीजें लगती है बहुत ही सिमिलर, बट उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब हम बोलते हैं ना यूनियन, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 1 जब हम पढ़ेंगे तो बोलेंगे इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये हुआ कि ये फॉर एग्जांपल ये गुजरात है, ठीक है, इसके ऊपर ये राजस्थान है, इसके नीचे ये महाराष्ट्र है। ठीक है, तो अगर ये सभी चीजों को, कंपोनेंट्स को मिला दिया जाए ना, तो बन जाएगा उसका यूनियन, या संयोजन बोलते हैं उसे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं यूनियन या संयोजन। और जब ये चीजें यूनियन की तरीके से काम करती हैं, तो एसेंशियली क्या होता है कि जब हम बोले ना यूनियन गवर्नमेंट, तो उसका मतलब होता है कि ये जो गवर्नमेंट है वो पूरे एज ए इंडिया एज ए यूनियन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब यहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता ही नहीं रहे व्हेन सेइंग। हाँ, हाँ। तो जब हम यूनियन के फॉर्म में बात करेंगे, तो हमारा मतलब क्या रहेगा कि हमें सिंपली एक बड़ा कलेक्टिव यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं जो सबके इंटरेस्ट को साथ में लेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ ऑल इज कंसिडर्ड।
ठीक है, ऑल इज कंसिडर्ड मतलब सबके इंटरेस्ट के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसको यूनियन बोलेंगे। बट ऑन दी अदर साइड जब हम बोलेंगे ना सेंटर, तो हमारा ये होता है कि भाई हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, तो बट सेंटर स्टेट रिलेशंस कई बार बोला जाता है। ठीक है, तो जब हम बोलेंगे सेंटर तो मतलब एक अलग गवर्नमेंट हो गई जो पूरे देश के बारे में सोचेगी, पर एक दूसरी गवर्नमेंट है जो हमारी होगी गुजरात की गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, राजस्थान की गवर्नमेंट, और वो चीज जब हम यूनियन बोलते हैं तो वो सबका इंटरेस्ट का ख्याल रखेगा। बट जब हम बताए ना कि हम जब बोले कि ये यूनियन गवर्नमेंट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब यहाँ पे एक पूरा का पूरा ओरिएंटेशन बदल जाता है। ठीक है, तो हमें ये ख्याल रखना है, और भी आंसर राइटिंग में आगे जहां पे भी लिखे, प्रिफरेबल मोर लेजिटिमेट वर्ड विच वी शुड यूज इज यूनियन गवर्नमेंट, नॉट दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, थोड़ा सा मतलब अलग हो जाता है, मतलब अगर एग्जामिनर चाहे तो वहां पे डिपेंड होकर हमारे मार्क्स काट सकता है। तो हमें ये ख्याल, व्हाट इज यूनियन, व्हाट इज सेंटर, एंड मे बी इंटरव्यू में या कहीं पे भी ये छोटा सा माइन्यूट क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग में ये डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आई गेस आज के कॉन्सेप्ट हम यहाँ तक रखते हैं, और ये चीजें हम कल वापस थोड़ा थोड़ा करेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा चलेगा बट प्रॉब्ली विल गो इन टू द इनफ डिटेल्स, और ताकि एक चीज है कि एक बार दिमाग में आराम से क्लियरली बन पाए। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी है तो आप बताइए, वरना हम यहाँ तक क्वेश्चन को सीमित करते हैं। ठीक है, आई होप द सेशन इज क्वाइट क्लियर। तो विद दैट हम यहाँ तक सेशन को रखते हैं। ठीक है, हाँ डायरेक्ट की कॉपी मिल जाएगी, वो कोई इश्यू नहीं है, वो अभी मैं चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, सो आई गेस वी कैन कंक्लूड द सेशन, होपफुली यू एंजॉयड द सेशन, और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप उसे नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए, तो विद दैट विल कीप द सेशन टिल हियर, कल मिलते हैं वापस। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडिंग, बाय बाय।